हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है हार्वेस्ट हिम, जो कि एक पोएम है रिटन बाय सरोजिनी नायडू। इस पोएम की एक्सप्लेनेशन जो है वो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दी है। आप मेरे चैनल पे जाके क्लास 8th की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, मतलब जो मैंने कल वीडियो अपलोड की थी वो इसी पोएम की एक्सप्लेनेशन है लाइन टू लाइन। लेकिन आज मैं आपके लिए इसकी जो है एक ब्रीफ समरी इजी वर्ड्स में और साथ में कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो आपको पता ही है कि पोएम का जो नेम है वो है हार्वेस्ट हिम। हार्वेस्ट मतलब जब फसल कटती है, फसल का जो सीजन आता है वो, और हिम मतलब हो गया एक प्रेज सॉन्ग। ठीक है, एक सॉन्ग हो गया जिसमें हम किसी की प्रेज करते हैं, किसी को थैंक यू बोलते हैं, जैसे कि कोई भजन, ठीक है, कोई शब्द इस टाइप का। तो ये जो पोएम है इसके अंदर मतलब जो भगवान को थैंक यू बोला गया है और फसलों के लिए नेचर को थैंक यू बोला गया है। जैसे इसमें अर्थ को या और जो नेचर के एलिमेंट्स हैं जैसे सन है या एयर है या वाटर है, तो इन सबको थैंक यू बोला गया है। क्यों? क्योंकि इन्हीं की वजह से जो फसलें हैं वो उगती है और हम लोग अपने आप को फीड करते हैं, हम उसी से ग्रो करते हैं, हम उसी से ब्लेस्ड फील करते हैं। ठीक है, तो ये जो है एक सॉन्ग ऑफ ग्रेटफुलनेस है, मतलब एक थैंकफुलनेस जो है वो सॉन्ग है, थैंक यू कर रहे हैं हम इसमें। क्लियर? तो पोएम की समरी अभी हम करेंगे, उससे पहले हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं इसकी राइमिंग स्कीम और इसमें जो यूज हुए हैं दैट इज द पोएटिक डिवाइसेस। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पोएम है वो 3 सेक्शन में डिवाइड है, जिसमें एक जो सेक्शन है, पहला सेक्शन जिसमें 2 स्टैंजाज हैं, स्टैंजा नंबर 1 और 2, ये है मैन की वॉइस है। उसके बाद जो स्टैंजा नंबर 3 है दैट इज वुमेन्स वॉइसेस एंड द लास्ट वन इज एवरीवन, मतलब ऑल वॉइसेस। ठीक है, सभी इसमें मिलकर गा रहे हैं। अब हम इसकी राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। देखिए, राइमिंग स्कीम के लिए सबसे पहले अगर आपको 4 लाइंस दी हुई हैं तो आपको 4 लाइंस की ही राइमिंग स्कीम बनानी है। अगर 6 देंगे तो 6 की, 8 देंगे तो 8 की। ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन में आपके पास जितना स्टैंजा आएगा आपको उसी के हिसाब से राइमिंग स्कीम फ्रेम करनी होगी। क्लियर? अभी मैं आपको पहले फर्स्ट 4 लाइन की, फिर सेकंड 4 की, फिर ऐसे पूरी 8 की ऐसे बताऊंगी। तो हम पूरी पोएम की राइमिंग स्कीम देखेंगे। सपोज करो आपको ये जो फर्स्ट 4 लाइंस है ये आ गया, तो आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, लास्ट लास्ट वर्ड को, हर लाइन के लास्ट वर्ड को अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, अब हम ए से स्टार्ट करेंगे। तो हार्वेस्ट हो गया, सबसे पहला लेटर, इसको हमने दे दिया ए। उसके बाद है मॉन, इसको हमने दे दिया बी। अब मॉन के साथ राइम कर रहा है कॉर्न, तो ये भी हो गया बी। और बी के बाद आता है सी, सोइंग जो है वो किसी से राइम नहीं कर रहा है, तो ये हो गया सी। अगर हम फर्स्ट 4 लाइंस की बात करें तो ये हो गया ए बी सी बी। ऐसे ही अगर आपको ये वाली 4 लाइंस दे देते हैं, ठीक है, तो भी आपने सेम करना है, पहले ट्रिब्यूट, फ्रूट, डी, फ्लूट। अब आप देखोगे तो राइमिंग स्कीम चेंज हो गई है इन चारों लाइंस में। ठीक है, अभी हम ऊपर वाली 4 लाइंस की बात नहीं कर रहे हैं, उनको हमने छोड़ दिया है क्योंकि वो अलग थी। उनकी राइमिंग स्कीम हो गई ए बी सी बी। अब हम लास्ट वाली 4 लाइंस की देख रहे हैं। सबसे पहले हमने वर्ड उठाया ट्रिब्यूट, इसको हमने लिखा ए। अब ट्रिब्यूट से राइम कर रहे हैं फ्रूट एंड फ्लूट, तो ये भी हो गया ए, ये भी हो गया ए। और ये जो दी वर्ड है ये सबसे अलग है, तो ये हो गया बी। इनकी राइमिंग स्कीम हो गई ए बी ए। ठीक है, ये तो उस केस में हुआ जब हमें 4 4 लाइंस करके देगा। ऐसे ही इसमें भी अगर 4 लाइंस हैं, हार्वेस्ट, मेन, फुर्रोज, ग्रेन, ए बी, ए सॉरी सी और ये बी, तो इनकी तो हो गई ए बी सी बी। फिर ट्रिब्यूट, राइप, दी, पाइप। सो ट्रिब्यूट ए, राइप बी और फिर दी, सी और फिर पाइप बी। अब सबकी सेम है, ए बी सी बी, ए बी सी बी। आप देखेंगे हार्वेस्ट, अर्थ, अस, बर्थ। फिर से ए, ये बी, ये भी बी और ये सी। फिर ट्रिब्यूट, कम, दी, ड्रम। ठीक है, फिर से ए बी सी
बी। अभी जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी सी बी ए बी सी बी यही चल रही है सभी स्टैंजास में, चार चार लाइंस में। लेकिन फर्स्ट में आपने देखा होगा यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट था, ए बी ए था। ठीक है, अब अगर सपोज करो कि 8 लाइन का स्टैंजा दे दिया, अभी मैं लास्ट वाले स्टैंजा पे आ गई हूँ। ठीक है, अगर तो वैसे ही 4 लाइंस का देता है तो ए बी सी बी ऐसे ही होगा। ठीक है, आपको फ्रेम करना है, या फिर फर्स्ट जो सेकंड वाले में 4 लाइंस आ गई तो डिफरेंट था। लेकिन अगर सपोज करो ये 8 की 8 लाइन का स्टैंजा दे दिया, तो आपने क्या करना है, सभी लास्ट वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, सेम जैसे हम अभी करते आ रहे थे। अभी हमने 4 नहीं, अब हमने 8 की 8 लाइंस का कर लिया। तो बीइंग को हमने लिखा ए। अब बीइंग के जैसा कोई भी राइमिंग वर्ड नहीं है, सो ए हो गया, ए का काम खत्म। नेक्स्ट हमने ले लिया ओम, बी। अब ओम के साथ राइम कर रहा है होम, दैट विल बी बी। अब इसके जैसा और कोई नहीं है। फिर हमने लिया हार्वेस्ट, वो हो गया हमारा सी। ये तो फर्स्ट 4 लाइंस का हमने फ्रेम किया ही है, पहले फॉर्म किया है ना, ए बी सी बी, ये तो ठीक है। लेकिन अब अगर 8 लाइन का स्टैंजा होगा तो हम ए बी सी बी में ए बी को रिपीट नहीं करेंगे। अब हम नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे। अब हमने देखा ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट किसी के साथ भी राइम नहीं कर रहा है ऊपर वालों में से, तो ट्रिब्यूट को हम सी के बाद वाला लेटर देंगे, सी के बाद आता है डी, इसको हमने दे दिया डी। अब ट्रिब्यूट के जैसा और कोई नहीं है। फिर हमने लिया केयर, केयर को हमने डी के बाद क्या आता है, ई। और केयर एंड प्रेयर ये दोनों हो जाएंगे ई। अब ई के बाद आता है एफ, तो ये हो गया एफ। तो अगर 8 लाइन का स्टैंजा है तो हमारी राइमिंग स्कीम बनती है ए बी सी बी डी ई एफ ई। ठीक है, तो इस केस में ये राइमिंग स्कीम है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान से सीखना है बस। क्लियर, इसीलिए मैंने इसकी स्पेशल वीडियो बना के राइमिंग स्कीम जो है वो आपको स्पेशली बताई है। अब हम बात करते हैं इस पोएम में जो पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं। सबसे पहले तो आप देखो, नेम देखो पोएम का, दैट इज हार्वेस्ट हिम। तो हार्वेस्ट हिम में ह साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है। तो पोएम के नेम में ही एलिट्रेशन है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि फिर कंफ्यूजन काफी होती है। ठीक है, पोएम के नेम में ही पोएटिक डिवाइस है, दैट इज एलिट्रेशन, क्योंकि ह साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, ऐसे मैं यहाँ साइड में लिख रही हूँ, आप देख लीजिएगा, हार्वेस्ट हिम। ठीक है, तो ह साउंड रिपीट हो रहा है, सो दैट मीन्स विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड हियर, एलिट्रेशन। तो इस पोएम के अंदर और भी कई जगहों पे एलिट्रेशन है, जैसे आप देखेंगे लॉर्ड ऑफ द लोटस, लॉर्ड ऑफ द हार्वेस्ट। ठीक है, तो लॉर्ड एल एल जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है। ऐसे ही लॉर्ड ऑफ द मॉन, ओ आर जो साउंड है, ओ साउंड रिपीट हो रहा है ना, लॉर्ड ऑफ द मॉन। ठीक है, तो ये ओ साउंड भी रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर भी एलिट्रेशन है। क्लियर, ऐसे ही और बहुत सी जगह पे आपको जो एलिट्रेशन है वो मिल जाएगा। तो जहां पर भी सेम साउंड रिपीट होती है वहां पर एलिट्रेशन। इसके बाद वैसे ये भी आपको मिल सकता है, देखो दो दो लाइंस में, मतलब 2 लाइंस में सेम स्टार्टिंग सेम है, स्टार्टिंग का वर्ड सेम है, तो इसको हम बोलते हैं एनाफोरा। क्लियर, ये एनाफोरा है जब स्टार्टिंग में सेम वर्ड्स मिलते हैं। ऐसे ही देखोगे यहाँ पर भी आपको मिलेगा डाइन डाइन। ठीक है, ऐसे ही जहां पे सेम साउंड रिपीट हो रही है तो एलिट्रेशन है। सेम अगर स्टार्टिंग का वर्ड रिपीट हो रहा है तो एनाफोरा है, अगर लास्ट में रिपीट होता है तो एपिफोरा होता है, लेकिन लास्ट वाला यहाँ पे हमारे पास नहीं है। ऐसे ही आप देखेंगे मर्सी मर्सी, दिस इज द मर्सी दैट, दिस इज द मर्सी दैट, ये लाइन यहाँ पे रिपीट हुई है तो इसको हम कहेंगे रिपीटेशन। इस पोएम के अंदर जो रिपीटेशन है वो काफी ज्यादा यूज हुआ है। आप ध्यान से देखोगे तो लॉर्ड ऑफ द रेनबो, लॉर्ड ऑफ द हार्वेस्ट, है ना, वी प्रेज दी, सो वी हेल दी, ऐसे करके काफी सारे जो वर्ड्स हैं वो रिपीट हुए हैं। वी वर्ड बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो है देखो, जैसे ये दिस इज द बाउंटी, दिस इज द बाउंटी। अब जब भी रिपीटेशन होता है, रिपीटेशन का सिंपल सा फंडा है, किसी भी सॉन्ग में, किसी भी पोएम में, कहीं पर भी अगर कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है तो दैट मीन्स इट इज कन्वेइंग समथिंग इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब देखो मैंने कल वीडियो बनाई, आज मैंने उसी वीडियो को रिपीट किया है लेकिन थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में, दैट मीन्स इट इज समथिंग इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो जब भी हम किसी बात को रिपीट करते हैं, आपकी मम्मी कहीं बाहर जा रही है, आपको घर पे अकेले रहना है, मम्मी एक ही बात को 10 बार रिपीट करती है ना, किसी के बिना, मतलब ऐसे ही दरवाजा मत खोलना, ठीक है, घर खुला मत छोड़ के चले जाना,
किसी को अंदर मत आने देना, किसी से कुछ लेकर मत खाना, ऐसी ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो होती है ना, वो मम्मी बार बार रिपीट करती है। क्यों रिपीट करती है? बिकॉज शी वॉन्ट्स टू कन्वे समथिंग इंपॉर्टेंट। स्कूल में आपको जब हम पढ़ाते हैं टीचर्स है ना, तो आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है चैप्टर का, टीचर उसको 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार भी रिपीट करता है। कई बार आपको बोर भी लगता है, अरे यार क्यों बार बार सेम चीज को रिपीट कर रहे हो, लेकिन उसके पीछे एक रीजन होता है। इट इज नॉट टू अनॉय यू, इट इज नॉट टू लाइक फ्रस्ट्रेट यू। ये होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट हम उसमें जो है बताना चाहते हैं। तो जहां पर भी रिपीटेशन होगा वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट होगा। तो ऐसे ही सेम इस पोएम के अंदर अगर कुछ वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पोएट वहां पे समथिंग इंपॉर्टेंट कन्वे करना चाहता है, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ एम्फसाइज कर रहा है। और इसके अलावा एक रीजन और हो सकता है, वो म्यूजिकल इफेक्ट जो है वो देना चाहता है। ठीक है, ये हम आगे जब क्वेश्चन आंसर करेंगे ना, उसमें भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो मैं पोएटिक डिवाइसेस की बात कर रही थी। तो सबसे पहले एक हो गया आपका एलिट्रेशन, दूसरा एक एनाफोरा हो गया जहाँ पे सेम स्टार्टिंग में सेम वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट हो गया आपका रिपीटेशन। रिपीटेशन इस पोइम के अंदर काफी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस पोइम के अंदर पोएटिक डिवाइस जो है दैट इज पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ बोर्ड को, अदरवाइज फिर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि काफ़ी होच पोच हो गया, हमें समझ नहीं आया ये वो। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से थोड़ा क्लीन कर रही हूँ और अभी इन 2 स्टैंजाज में हम और जो पोएटिक डिवाइसेस है उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो पोएटिक डिवाइसेस है दैट इज पोएटिक डिवाइस है दैट इज पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन कहाँ होता है? पर्सोनिफिकेशन वहां होता है जहां पर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को या किसी चीज को या किसी नॉन लिविंग चीजों को ह्यूमन एक्टिविटी करते हुए दिखाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही देखो, जैसे अभी किसी को बर्थ देना, जन्म देना है ना, एंड वोम एंड बॉसम, ये सब जो एक्टिविटीज है या ये जो वर्ड्स हैं ये ह्यूमन से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर वो अर्थ को बोल रहा है। तो इसमें पोएटिक डिवाइस कौन सा हुआ? पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, ऐसे ही जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे, दो आर द सीड, सॉरी इसमें तो मेटाफर है। जैसे कुछ भी इसमें बहुत सारे जो हैं मतलब काफी सारे ऐसे जो लाइंस हैं जिनके अंदर पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। जैसे ये देखो, दाइन इज द मर्सी दैट चेरिश्ड आवर फॉर अस, दाइन इज द मर्सी दैट फॉस्टर्ड आवर ग्रेन। ठीक है, ओ लॉर्ड ऑफ रेनबो, ऐसे करके वी ब्रिंग दी आवर थैंक, ये तो चलो उसको वो कर रहा है। जैसे ये वाला ये जो है ना, द मर्सी दैट चेरिश्ड आवर फॉर, मतलब किसी चीज को प्रोटेक्ट करना या किसी चीज को ग्रो करने में हेल्प करना, ये ह्यूमन एक्टिविटी हो गई। लेकिन यहाँ पर वो नेचर को भी दिखा रहा है कि आप ये काम करते हो। ठीक है, सो दैट मीन्स कि वो क्या है, मतलब यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस है? पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे और ऐसे काफी वर्ड्स यूज हुए हैं जहां पर हमारे सामने एक पिक्चर बन जाती है। ठीक है, जैसे गोल्ड ऑफ आवर फील्ड्स। ठीक है, या फिर जैसे न्यू गार्नर्ड एंड राइप। ठीक है, वेल्थ ऑफ आवर वैलीज। तो ये जो पिक्चर्स है ना, जैसे ये सिंबल एंड पाइप, इनको सुनते ही दिमाग में एक पिक्चर बनती है इन वर्ड्स को। ठीक है, इन वर्ड्स को जैसे ही हम सुनते हैं तो दिमाग में जो एक पिक्चर क्रिएट होती है, इमेज क्रिएट होती है, उसको हम बोलते हैं इमेजरी। तो ये कौन सा पोएटिक डिवाइस हुआ? इमेजरी। ठीक है, उसके बाद ये वाली लाइन मैंने आपको पहले ही बताई थी, दू आर द सीड एंड द स्कीथ ऑफ आवर हार्वेस्ट। स्कीथ ऑफ आवर हार्वेस्ट, तो ये जो है यहाँ पर वो डायरेक्ट सीड और स्कीथ की बात नहीं कर रहा है, बल्कि वो कंपेयर कर रहा है ब्रह्मा की जो पावर्स है किसी चीज को बनाने की, उसको बड़ा करने की, ग्रो करवाने की, वो उनको रेफर कर रहा है। लेकिन डायरेक्ट कंपैरिजन करते मतलब वर्ड्स यूज कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है, बट लाइक और एज वर्ड नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है? दैट इज मेटाफर। ठीक है, इसके अलावा तो चलो और तो बहुत सारे जो है पोएटिक डिवाइसेस तो इसमें काफी हैं, लेकिन कुछ आपके सिलेबस के नहीं है। ठीक है, मेन आपको करना है एलिट्रेशन एंड देन इमेजरी एंड उसके बाद जो है मेटाफर। ठीक है, और आप साथ में कर सकते हैं पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, जैसे ये जो वर्ड है ना, स्वीट एंड ओमनीपोटेंट मदर, जैसे हम अपनी मदर को बोलते हैं ना, यू आर सो स्वीट, लेकिन यहाँ पे अर्थ को भी कहा जा रहा है। तो ये चीजें जो हैं, मतलब ये वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, जब हम ह्यूमन एक्टिविटीज को नेचुरल एलिमेंट्स पे या
क्या बोलेंगे उसको, नॉन लिविंग थिंग्स पे उसको जो है मतलब प्रेशर करते हैं कि हाँ ये आप मतलब, जैसे सपोज कीजिए हम बोलते हैं ना कई बार कि अरे आज तो बादल भी रो रहे हैं, है ना, बारिश आ रही है बादल भी रो रहे हैं, मतलब हमें वो हमारा मूड हम रिफ्लेक्ट करते हैं उसके ऊपर। तो बादल रोते थोड़ी हैं, बादल दैट इज द नेचुरल एलिमेंट, लेकिन रोना ह्यूमन एक्टिविटी। तो वहां पे कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ, पर्सोनिफिकेशन। तो ये आपको ऐसे जो है इनको सीखना है। क्लियर। बाकी रिपीटेशन मैंने आपको बताई दिया है कि रिपीटेशन हुआ है काफी, और रिपीटेशन क्यों होता है, ताकि कुछ इंपॉर्टेंट कन्वे किया जाए। अब हम इस पोएम की थोड़ी सी समरी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत मतलब थोड़ी सी डिफिकल्ट है ये पोएम। तो इसकी समरी जो है मैं आपको वो दिखा देती हूँ, ताकि आपको इजी वर्ड्स में ये याद हो जाए। सो समरी ऑफ द पोएम हार्वेस्ट हिम बाय सरोजनी नायडू। द पोएम हार्वेस्ट हिम डिस्क्राइब द हैप्पीनेस एंड थैंकफुलनेस ऑफ फार्मर्स ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन। ठीक है, हार्वेस्ट सीजन में जो हम थैंकफुल होते हैं, अच्छी फसल होती है तो देखो किसान खुश होता है और फिर वो भगवान को ही थैंक यू बोलता है। मेहनत खुद करता है लेकिन थैंक यू भगवान को बोलता है ना, कि भगवान ने उसका साथ दिया और फसल अच्छी हुई। सो दैट इज हार्वेस्ट हिम। द फार्मर सिंग अ हिम, हिम मतलब सॉन्ग ऑफ प्रेज, टू थैंक गॉड एंड नेचर फॉर गुड क्रॉप। ठीक है, उसके बाद कहते हैं इन द पोएम द फार्मर सेलिब्रेट द गोल्डन हार्वेस्ट दैट हैज ग्रोन बिकॉज ऑफ सनलाइट, रेन, विंड एंड द केयर दे गिव टू द फील्ड्स। ठीक है, मतलब देखो सनलाइट, रेन, विंड, अर्थ, इन सब चीजों की जरूरत थी फसल उगाने के लिए, इन सब ने साथ दिया और अच्छी फसल उगी। दे बिलीव दैट गॉड हैज ब्लेस्ड देयर हार्ड वर्क एंड प्रोटेक्टेड देयर क्रॉप्स फ्रॉम हार्म। उनका विश्वास होता है कि भगवान ने ही उनकी फसल की रक्षा की है, प्रोटेक्ट किया है उसको, और उनके हार्ड वर्क का उनको रिवॉर्ड दिया है। द राइप ग्रेन्स एंड फुल फील्ड्स मेक देम फील जॉयफुल एंड होपफुल। ठीक है, फसल को देखकर वो खुश होते हैं और काफी होपफुल फील करते हैं। द पोएट शोज हाउ फार्मर्स डिपेंड्स ऑन नेचर एंड गॉड फॉर देयर लिवलीहुड। पोएट ये दिखाना चाहता है कि किस तरह से जो फार्मर्स हैं वो डिपेंड होते हैं नेचर पे, गॉड पे, अपनी लिवलीहुड के लिए, अपनी जिंदगी जीने के लिए। देखो किसान का कहते हैं ना, किसान का जो है फसल के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है। फसल अच्छी होगी तो वो अच्छे से खुश रहेगा, नेक्स्ट ईयर भी फसल उगाएगा। फसल खराब हो गई तो उसका सारा लॉस हो जाएगा। तो और लेकिन फसल होती किसके भरोसे है, भगवान भरोसे ही तो छोड़ के आते हैं ना, खेतों में कौन देखता है उनको। तो दैट मीन्स कि अगर सर्कमस्टांसेस जो है वो फेवर में रहते हैं तो फिर अच्छा ही होता है। इवन आफ्टर वर्किंग वेरी हार्ड दे रिमेन हम्बल एंड थैंकफुल। यहाँ पे किसान के बारे में बताया कि वो काफी हार्ड वर्क करने के बाद भी थैंकफुल हैं। द हिम ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स यूनिटी, फेथ एंड रिस्पेक्ट फॉर नेचर। इस हिम में यूनिटी, फेथ विश्वास, और रिस्पेक्ट फॉर नेचर जो है वो भी हाईलाइट किया गया है। अभी मैसेज क्या है पोएम का, द पोएम टीचेस अस टू बी ग्रेटफुल फॉर नेचर्स गिफ्ट्स। मतलब एक हिसाब का हमें मैसेज भी मिल रहा है कि हमें जो है नेचर जो भी हमें गिफ्ट देती है, पानी देती है, हवा देती है, सूरज से रोशनी मिलती है, इन सब के लिए हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए। रिस्पेक्ट द हार्ड वर्क ऑफ फार्मर्स, फार्मर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए उनके हार्ड वर्क की, बिकॉज अगर वो काम कर रहे हैं खेतों में तभी तो हमें खाना मिल रहा है। एंड रिमेंबर दैट सक्सेस कम्स फ्रॉम बोथ एफर्ट्स एंड ब्लेसिंग्स। ठीक है, एफर्ट्स भी करने होते हैं और ब्लेसिंग्स भी लेनी होती है, तब जाके सक्सेस मिलती है। सो इन शॉर्ट, हार्वेस्ट हिम इज अ सॉन्ग ऑफ जॉय, ग्रेटिट्यूड एंड डिवोशन sung by farmers at the time of harvest। ठीक है, ये जो हार्वेस्ट हिम है, दिस इज अ सॉन्ग ऑफ जॉय, खुशी का गीत है, ग्रेटिट्यूड थैंकफुलनेस शो कर रहा है, एंड डिवोशन शो कर रहा है भगवान के लिए कि हम तुम्हारे ही हवाले हैं, तुम ही हमारे सब कुछ हो, तुम ही हमारे करता धरता हो। और ये कौन कर रहा है, फार्मर्स कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, जब फसल आती है उस टाइम पे। ठीक है, तो ये थी आपकी पोएम हार्वेस्ट हिम। अब मैंने आपको बहुत अच्छे से इसको समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो और बहुत सारी चीजें जो है वो हमें क्लियर हो जाएंगी। तो इसीलिए बने रहिएगा मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक आपने नहीं किया है, क्योंकि सब्सक्राइबर्स जो हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि यस, कुछ है लोग जो मतलब कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ जिनको मेरी ज़रूरत है। एक बच्ची का कमेंट आता है बार बार, मतलब शी डिमांड्स एवरी टाइम कि मैम हमारे लिए वीडियोस बना दो। अब उस एक के लिए ही शायद मैं एफर्ट्स कर रही हूँ, तो मुझे ये है कि चलो उस मेरे एफर्ट्स दूसरों के लिए भी हेल्पफुल हो जाएं। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू, जो कमेंट कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत, जो अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है,
और कोशिश करना अच्छे ही कमेंट्स करो, ठीक है। कुछ गलती हो गई हो तो आई एम सॉरी, आप मेरे को रेक्टिफाई कर सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं इफ आई हैव डिलीवर्ड समथिंग बाय मिस्टेक रॉन्ग। ऑलराइट, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।